नमस्कार दोस्तों, साहित्य की ओर में आज की कहानी है मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी आनंदी। गाड़ी में अकेले बैठे बैठे बोर हो चली थी। धूप में चिलचिलाती हुई सड़क को पार करके मेरी आंखें बार बार उस इमारत से टकरा जाती थीं जिसमें वह छोटी सी डिस्पेंसरी थी, जहां सुंदर सिंह सुबकती हुई पूनम को लेकर गया था। अजीब सा माहौल था वहां का। ऊपर की दोनों मंजिलों में छोटे छोटे कबूतर खाने नुमा फ्लैट्स बने हुए थे। नीचे ढेर सारी दुकानें थीं। मोहन डेयरी, शिव शंकर पान भंडार, कृपाल टी हाउस, एवरेडी लॉन्ड्री, न्यू स्टाइल हेयर ड्रेसर्स और भी न जाने क्या क्या। उन सब के चमकते साइन बोर्ड्स की भीड़ भाड़ में डॉक्टर आहूजा की वह छोटी सी सफ़ेद नेम प्लेट खो सी गई थी। सुंदर सिंह का ध्यान न जाता तो शायद हम लोग यहाँ रुकते भी नहीं। पता नहीं कैसी क्या डिस्पेंसरी है, साथ चली जाती तो ठीक था। यहाँ बाहर बैठे बैठे मेरी खीज धूप के साथ क्रमशः बढ़ रही थी। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इस शैतान छोकरी पर आ रहा था। अपने खेल खिलौने छोड़कर वहाँ कबाड़ खाने में आने की क्या ज़रूरत थी। पता नहीं उसे सामान अनपैक होते हुए देखने में क्या मज़ा आता है। बैठे बिठाए हो गई ना मुसीबत। कितनी बड़ी लोहे की पत्ती थी, सीधी धंसती ही चली गई पैर में। बच्चों की स्किन तो होती ही नाजुक है। ओह, कितना खून निकला था। मुझे तो चक्कर सा आने लगा था देखकर। वह तो पता नहीं सुंदर सिंह ने ही क्या क्या लगाया, तब जाकर खून बंद हुआ। इतना गुस्सा आता है इन पर। इस अजनबी शहर में लाकर पटक दिया और चल दिए टूर पर। बस कह दिया, अरे भाई अभी तो सुंदर सिंह है 4-5 दिन तक, उसे भी तो मैं ही जीत करके लाई हूँ। यहाँ बालों के भरोसे रहती तो घर सेट करने में 6 महीने लग जाते। पता नहीं कैसे लोग हैं, जरा भी मुरब्बत नहीं, मुलाहिजा नहीं, अदब कायदा तो जानते भी नहीं। सच, छोटी जगहों में इन बातों का बड़ा आराम होता है। और पड़ोसी भी किस कदर रूखे हैं। इतना रोना पीटना हो गया पर कोई झांका भी नहीं। वहाँ होते तो अभी सारी कॉलोनी जुड़ जाती। अस्पताल तक मुझे जाना भी ना पड़ता, और जाती भी तो क्या इस तरह टुकुर टुकुर सड़क तकती बैठी रहती। खुद डॉक्टर साहब आकर भीतर लिवा ले जाते। हुजूर, डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। मैंने चौंक कर सिर उठाया। सुंदर सिंह सचमुच खड़ा हुआ था। खिड़की के पास उसने दोबारा अपना संदेश दोहराया तो मैंने पूछा, मुझे क्यों बुला रहे हैं? फीस के पैसे तो दिए थे ना तुझे। और बेबी कहाँ है? बेबी अभी अंदर ही है। डॉक्टर साहब कुछ पूछ रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। हुजूर खुद चली जाएं तो अच्छा हो। बुनबुनाते हुए गाड़ी से उतरकर मैंने सड़क पार की। सीढ़ियाँ चढ़ते ही दवाइयों की मिली जुली गंध से मेरा माथा घूम गया। किसी तरह अपने ऊपर काबू पाकर मैंने भीतर प्रवेश किया। सामने डॉक्टर की कुर्सी खाली थी और दोनों ओर दीवार से लगे बेंचों पर मरीज बैठे हुए थे। कोने वाली एक बेंच पर पूनम लेटी थी। उसके पांव में बड़ा सा बैंडेज बंधा था। उसका सिर एक अपरिचित महिला की गोद में था और वह थकी सी आवाज़ में रह रहकर मम्मी की रट लगाए हुई थी। मेरी सारी खीज, सारा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने लपक कर उसे गोद में उठा लिया और वहीं बैठकर उसे दुलारने लगी। मुझे देखकर उसकी रुलाई फूट पड़ी और मैं उसे पुचकारने लगी। वह महिला मुझे लगातार घूरे जा रही थी। मेरी दृष्टि पड़ते ही बोली, आप इसकी मम्मी हैं? फिर आप बाहर क्यों बैठी रह गई थी? उसकी धृष्टता पर मुझे बहुत गुस्सा आया। अपनी नाराज़गी को भरसक चेहरे पर उतारते हुए मैं चुप बनी रही। उसने फिर कहा, आपको साथ आना चाहिए था। बहुत रोई थी बेचारी। माँ साथ रहे तो बच्चों को धीरज बनता है। नौकर तो नौकर ही होते हैं। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और उठकर डॉक्टर साहब के मेज के पास खड़ी हो गई। कमबख्त सुंदर सिंह भी बाहर बैठा रह गया था। साथ रहता तो कम से कम इन देवी जी को बतलाता तो कि वह किससे बात कर रही हैं और कैसे बात करनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले पूनम को उनकी गोद में देखकर धन्यवाद देने की बात मन में उठी थी, पर अब तो कोई सवाल ही नहीं था।
एक हिकारत भरी नज़र उस ओर फेर कर मैंने आवाज़ को यथाशक्ति दबंग बनाते हुए डॉक्टर साहब से पूछा, आपने बुलाया था? डॉक्टर साहब अभी अभी भीतर से आए थे। तौलिए से हाथ पोंछते हुए बोले, बेबी को एटीएस लगाना बहुत ज़रूरी है। पहले कभी लगाया है यह इंजेक्शन? ठीक से याद नहीं। आज भर राह देख लीजिए, कल तक शायद इसके डैडी आ जाए। वेट करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, रिएक्शन देख लेते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा और नर्स को सिरिंज लाने का ऑर्डर दिया। सारी तैयारी देखकर पूनम ने मुझे कसकर पकड़ लिया और सहमी सहमी नज़रों से डॉक्टर की ओर देखने लगी। तब मुझे भान हुआ कि उतने बड़े जख्म का ड्रेसिंग करते समय वह कितनी तड़पी होगी, घबराई होगी। मैं बड़ी दिलेरी से इंजेक्शन के दोनों राउंड्स में उसे थामे रही, पर जिसे दिखाने के लिए यह सब कर रही थी वह तो उसे टाटा करके कब की जा चुकी थी। घर लौटकर सुंदर सिंह ने बताया कि बेबी बहुत घबरा गई थी। वह तो उन बहन जी ने बातों में उन्हें बहलाए रखा, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाती। सुनकर मैं उल्टे उसी पर बरस पड़ी। बेवकूफ़, मुझे भी तो आवाज़ दे सकता था, बेकार किसी के एहसान लेने की क्या ज़रूरत थी। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही यह लौट आए। मैं तो भरी बैठी थी, उनके घर में पांव रखते ही बरस पड़ी। महानगर ने 2 दिन में ही मुझे पस्त करके रख दिया था। यहाँ का मकान, यहाँ का नौकर, यहाँ के पड़ोसी, यहाँ के डॉक्टर, सभी से मुझे नफ़रत हो गई थी। यह खुद तो ऑफिसर बन के मौज मार रहे थे और यहाँ सारी समस्याओं से मैं अकेली ही जूझ रही थी। दर्जी, धोबी, डॉक्टर, मास्टर, सभी का इंतज़ाम मुझे ही करना था। कम से कम मेरी नाजुक हालत का ही ख्याल किया होता। कुछ देर तक तो यह चुपचाप मेरा भाषण सुनते रहे, फिर एकदम ताव खाकर उठे और सुंदर सिंह को लेकर बाहर निकल गए। चाय तक नहीं पी। आधे घंटे बाद लौटकर आए और बोले, कंपाउंडर साथ लेता आया हूँ, पूनम की ड्रेसिंग करवा लो और शाम को 5 बजे टीचर आएंगी, बच्चों वाला कमरा सेट करके रख देना। टीचर की इतनी क्या जल्दी थी, मैंने कहना चाहा, पर वे अबाउट टर्न कर गए थे। उनका कसेला स्वर सुनकर ही समझ गई थी कि अब चुप रहने की बारी मेरी है। दरअसल मुझे ही कुछ सब्र से काम लेना था। आते ही उनका मूड खराब कर दिया। शाम ठीक 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी। सुंदर सिंह दरवाज़ा खोलने गया तो बड़ा खुश खुश लौटा। हुजूर, यह तो वही अस्पताल वाली बहन जी हैं। चलिए, अच्छा हुआ, बेबी को उनसे डर नहीं लगेगा। मैंने उत्सुकता बस कमरे में झांक कर देखा। हमारी उपदेशिका जी सहमी सिमटी एक कुर्सी पर बैठी थीं और कमरे के साथ सामान को अवाक होकर देख रही थीं। मुझे लगा था मुझे देखकर वह सकपका जाएंगी, पर कहाँ, वह तो एकदम प्रसन्न मुद्रा में उठ खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, देखिए ना बहन जी, कैसा संयोग है, कल ही आपसे परिचय हुआ, आज यहाँ भेंट हो गई। सुबह डॉक्टर साहब का संदेश मिला, तब तो यह कल्पना भी ना की थी कि हम अपनी नन्ही सहेली के यहाँ जा रही हैं। आपको डॉक्टर साहब ने भेजा है? हाँ, सुबह शायद साहब ने उनसे बात की होगी। ओह, तभी, नहीं तो मैं खुद हैरान थी कि इतनी जल्दी इन्हें टीचर कहाँ से मिल गई। बेबी कहाँ है? उसे तो अभी रहने दीजिए, आप तो अभी पप्पू को, मेरा मतलब है पुनीत को ही तैयार कीजिए। यहाँ सुनते हैं सभी बड़े स्कूल्स में पहले टेस्ट लेते हैं, तभी एडमिशन मिलता है। उतनी देर में सुंदर सिंह पूनम को गोद में उठाकर ले आया था और वह परिचित चेहरा देखते ही किलक पड़ी थी। नमस्ते आंटी, उसने कहा और उनके गले में दोनों बाहें डालकर झूल गई। तुम्हारा पाँव अब कैसा है बेबी? दुखता है, पूनम ने चेहरे को सलबटों से भरते हुए उत्तर दिया। पर पता है, आज मैं रोई नहीं। दवाई लगाने आए थे ना, तब भी नहीं रोई, है ना मम्मी? उसने गवाही के लिए मुझे पुकारा, पर मैं कुछ नहीं बोली। अरे वाह, हमारी पूनम तो बहुत रोती है, आप उसे लाई क्यों नहीं? उसे पढ़ना वढ़ना अच्छा थोड़े ही लगता है, बस दिन भर खेलना और खाना, दूसरी कोई बात ही नहीं। मैं तो खूब पढ़ती हूँ ना मम्मी? उसने दोबारा मुझसे गवाही मांगी।
इस बार तो मुझे हामी भरनी ही पड़ी। जाओ अपनी किताबें लाओ और भैया को बुला लाओ। सुंदर सिंह की गोद में बैठकर जब वह चली गई तो मैंने पूछा, आपकी बेबी का नाम भी पूनम है? नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, बेबी का मन बहला रही थी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़कियां हैं बस। और लड़का? उन्होंने सिर हिलाकर नकारात्मक उत्तर दे दिया। अरे, बिना वजह मेरा स्वर सहानुभूति से आर्द्र हो उठा। क्या फर्क पड़ता है बहन जी? मेरी सहानुभूति को व्यर्थ करते हुए उन्होंने लापरवाही से कहा, यहाँ कौन पेशवाओं की जागीर पड़ी हुई है कि उसके लिए वारिस जरूरी है? अपने लिए तो दोनों बराबर हैं। उनका यह बेफिक्र लहजा मुझे ईर्ष्या से भर गया। यहाँ तो इतना निश्चिंत होना कभी आया ही नहीं। पुनीत के बाद 5 साल तक बच्चा घर में नहीं आया था तो मैं घबरा उठी थी। इस बार लगता है कि बहुत जल्दीबाजी हो गई। पता नहीं कैसे संभाल पाऊंगी। पूनम के वक्त डर लग रहा था कि कहीं फिर से लड़का ना हो जाए। अब लगता है कि फिर लड़की हो गई तो एक चिंता दहेज की ही मुझे रात दिन सोने नहीं देती। इनसे तो कुछ भी कहो मजाक में टाल देंगे। रात मैंने कहा, सुनिए, टीचर ढूंढने में तो आपने बहुत फुर्ती दिखाई है, उसका क्वालिफिकेशन का तो पता कर लिया था ना? तुम्हारे लड़के को 6th में एडमिशन चाहिए ना, इतना तो उसे आता ही होगा। माय डियर लेडी, शी इज़ रेगुलर टीचर। तभी तो बहन जी कहती रहती हैं। इतना ऑकवर्ड लगता है। अब मैंने अपने मन की असली बात प्रकट की। तो क्या कहकर पुकारे कोई आपको? मैडम? इनके स्वर में व्यंग का पुट था। दरअसल कुमुद जी, महत्वपूर्ण यह है कि आप उन्हें क्या कहकर पुकारती हैं। तुम्हें तो मालूम है डियर, इस घर में मैं किसी भी टीचर का अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मालूम है बाबा, कितनी बार एक ही बात कहेंगे, मैंने बेजारी से कहा और उनके इस प्रिय विषय को बंद कर दिया। नहीं तो अभी रामायण खोलकर बैठ जाएंगे कि हमारे पिताजी हेडमास्टर हैं, हमारी बुआ टीचर हैं, चाचा टीचर थे, हमारे नाना संस्कृत के पंडित थे और मामा फारसी के विद्वान हैं। पता नहीं मास्टरों के परिवार में ये अनोखे लाल कहाँ से पैदा हो गए। और इतना अभिमान है इन्हें अपने खानदान का कि हर किसी के सामने बचपन की गाथा लेकर बैठ जाएंगे। कभी कभी तो मेरी पोजीशन इतनी विचित्र हो जाती थी, बच्चों की टीचर को पुकारने की सचमुच एक समस्या थी। बहन जी मेरी जबान पर चढ़ता नहीं था और मुसीबत यह थी कि उनका नाम तक हमें मालूम न था। डॉक्टर साहब ने शायद इन्हें बताया भी हो, पर वह उस दिन इतने तैश में थे कि बाहर आते ही सब कुछ भूल गए। 2-4 दिन बाद मौका मिलने पर मैंने पूछ ही लिया, आपको क्या कहकर बुलाया जाए? मेरा प्रश्न समझने में उन्हें कुछ समय लगा। फिर धीरे से बोली, कहने को तो लोग मुझे मिसेज आचार्य भी कहते हैं, वैसे मेरा नाम आनंदी है। आपको जो भी अच्छा लगे कह लें। आनंदी नाम तो बहुत अच्छा है। मेरी एक मौसी हैं, उनका भी यही नाम है। जी हाँ, नाम तो अच्छा है। माँ बाप ने बहुत सोच समझ कर रखा है। जीवन में न सही, नाम में तो आनंद है ही, उन्होंने कहा और हंस दी। इतनी बड़ी बात के साथ यह हंसी बड़ी बेतुकी लगी। मैंने कहा, चलिए, आप नाम तो सार्थक कर रही हैं, हमेशा खुश रहती हैं। खुश रहे बिना चारा ही क्या है। अपने सारे दुख ओढ़कर आपके घर आऊं तो आप मुझे गेट से ही विदा कर दें। इसलिए अपने राम तो मस्त रहते हैं, उन्होंने कहा और शाही अंदाज से अपना बैग कंधे पर टांग कर नमस्ते की और चल दी। पता नहीं लोग इतने मस्त कैसे रह लेते हैं। यह औरत अपनी खड़खड़िया साइकिल बरामदे से टिकाकर जब भी घर में दाखिल होती है तो एक मुस्कान के साथ। उसके चेहरे की रंगत बतलाती है कि वह दिन भर धूप में यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, पर थकान का जरा सा चिन्ह भी उसके व्यवहार में नहीं होता। वही ताज़ा दम खिलखिलाहट, वही बच्चों का सा उत्साह। यूँ घर घर ट्यूशन्स करने के पीछे भी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन इस बात को भी वह अपने फिकर नॉट अंदाज में ही बयान करती।
कहती, ये सप्लीमेंट्री वाले विद्यार्थी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर सबके सब पास होने लगें तो मेरा क्या हो। स्कूल से अपने राम को हर साल अप्रैल में छुट्टी मिल जाती है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? एक बार मैंने उत्सुकतावश पूछ ही लिया था। क्या करेंगे, बस राज करते हैं, उसी लहजे में उत्तर मिला था। समझ गई थी कि बहुत छोटी सी पोस्ट पर होंगे, तभी ना बेचारी इतनी परेशानी उठा रही है। और पता नहीं इतनी परेशानी के बावजूद बेचारी कैसे खुश रह लेती हैं। चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं, परिस्थिति के लिए मन में कोई कड़वाहट नहीं। और एक मैं हूँ। मुझे तो लगता है जैसे संसार में मुझसे ज़्यादा दुखी प्राणी कोई और है ही नहीं। नौकरों की एक बटालियन पीछे छूट जाने का दुख हमेशा सालता रहता है। ऊपर से मकान इतना छोटा मिला हुआ है कि लगता है चारों ओर से मुझे लीलने को ही दौड़ा आ रहा है। शिकायत करो तो यह कह देते हैं कि कुछ सामान कम कर दो। सुनते ही मुझे तो रोना आ जाता है। इतनी हसरत से जमाई हुई गृहस्थी है मेरी, कौन सी चीज़ फालतू है जो उठाकर फेंक दूँ। नई परिस्थितियों से समझौता करते करते इतनी पस्त हो गई मैं कि एक दिन बुखार ही हो आया। यह तो हस मामूल दौरे पर ही थे। किसी तरह चपरासी से कच्ची पक्की रोटियां सिखवाकर बच्चों को खाना दिया और पढ़ रही। इतना गुस्सा आ रहा था इन पर, एक तो ऐसी सड़ी जगह में लाकर पटक दिया, ऊपर से यह भी नहीं कि ढंग का कोई नौकर ही ढूंढ कर दिया होता। मिसेज आचार्य उस दिन ठीक बेडरूम के दरवाजे पर ही आकर खड़ी हो गई। बेबी ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और कोई दिन होता तो मुझे इनकी यह हरकत शायद अच्छी ना लगती, पर उस दिन मैं तरस गई थी कि कोई आकर मेरा हाल पूछे। आइए ना, मैंने उठकर उनके लिए जगह बनाते हुए कहा, पर वह पलंग पर नहीं बैठी। ड्रेसिंग टेबल वाला स्टूल खींचकर उस पर बैठती हुई धीरे से बोली, साहब शायद यहाँ नहीं है। बस मुझे तो बहाना मिल गया था। पता नहीं कितनी देर तक मैं बड़बड़ाती रही। उस समय यह भी भान नहीं रहा कि इतनी सारी बातें हर किसी के सामने करनी भी चाहिए या नहीं। अपना ज्वार खत्म होते होते मैंने अनुभव किया कि इस बीच उनकी आंखें बराबर मुस्कुराती रही हैं। शायद मेरी सारी बकवास को उन्होंने पूनम और पुनीत की नोकझोंक से ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। इसका एहसास होते ही एकदम मुंह फुलाकर चुप हो गई मैं। मेरे चुप होते ही वह अपने हमेशा वाले अंदाज में बोली, आप बीमार हैं ना, इसलिए इतनी परेशान हो रही हैं। नहीं तो सच बात तो यह है कि मर्द बाहर रहते ही अच्छे लगते हैं। घर लौटने में देर सवेर हो जाए तो गुस्सा तो ज़रूर आता है, लेकिन ये लोग घर में रहें ना तो परेशान कर डालते हैं। ठीक कह रही हूँ ना? और उस प्रश्न पर मुझे एकदम हंसी आ गई। अपनी पहली वाली कोफ्त भूलकर मैं इनकी तानाशाही के किस्से लेकर बैठ गई। बाप रे, घर में रहते हैं तो सबकी अच्छी परेड हो जाती है। ये किताबें कैसी फैली हैं, यह वॉश बेसिन कितना गंदा हो रहा है, ये जाले कब से नहीं निकाले गए, यह नीटिंग घर भर में क्यों घूम रही है। तब तो सचमुच ऐसा लगता है कि ये महीने में 10 दिन बाहर रहते हैं तो 20 दिन रहा करें। शाम होते होते मेरा गुस्सा उतर गया था और बुखार भी। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि उनके साथ आदमी अपनी सारी परेशानियां कुछ समय को भूल जाता है। यह बात चाहे मैं सबके सामने स्वीकार न करूं, लेकिन यह सच है कि मिसेज आचार्य से बात करने के बाद बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी सी नज़र आने लगती थी। उनकी खुशमिजाजी की जैसे मुझे छूत लग जाती है। उसका असर बहुत देर तक नहीं रहता था, सो बात अलग है। उस दिन पुनीत की टीसी और प्रोग्रेस कार्ड डाक से मिले थे। उस दिन मैं इसी तरह मायूस बनी गुमसुम बैठी हुई थी। यही इंतजार था कि कब 5 बजें और यह घर आए। आज लड़ाई होना निश्चित था। इतना मना किया था मैंने, ट्रांसफ़र रुकवा नहीं सकते तो छुट्टी तो ले सकते हैं। आप चले जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा बेचारा। पर वह तो अपने मन की ही करके रहे, सरकार के वफादार नौकर जो ठहरे। घर में बैठना असह्य हो गया था तो मैं बाहर आकर लॉन में टहलने लगी। ठीक 5 बजे मिसेज आचार्य की खड़खड़िया साइकिल गेट के अंदर दाखिल हुई। अरे, तबीयत तो ठीक है ना आपकी?
चेहरा कैसा उतरा उतरा लग रहा है आज। उनकी तेज निगाहों ने आते ही मेरा परीक्षण कर डाला। मैं बताऊं आंटी, भैया का रिजल्ट आया है आज। हमारी चुनमुनिया को बीच में बोले बिना चैन कहा। भैया का रिजल्ट आया है? पास तो हो गए हैं ना? उन्होंने सशंकित स्वर में पूछा। पास तो हो गया है, 81% मार्क्स हैं, मैंने मरी सी आवाज़ में कहा। अरे वाह, तब तो मिठाई खिलाइए। आपकी शक्ल देखकर तो मैं डर गई थी। इतना अच्छा तो रिजल्ट है। क्या खाक अच्छा है, क्लास में 3rd आया है। मेरी आवाज़ ऐसी थी कि बस रो ही पड़ूंगी। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मार्क्स तो कितने अच्छे हैं। आप तो फ़ौरन मिठाई मंगवाइए। और पुनीत है कहाँ? भैया तो सोते रहे हैं दिन भर, पूनम ने बताया। हाय बेचारा, आपको उदास देखकर नर्वस हो गया होगा। मैं तो बहन जी, लड़कियों के 55% नंबर भी आ जाते हैं तो खूब शाबाशी देती हूँ। अरे हमसे तो अच्छी हैं। यहाँ तो हमेशा जनता क्लास ही आती रही है, बस फेल कभी नहीं हुए। खींच खींच कर गाड़ी बीए तक पहुँचा ही दी। वही अब काम आ रहा है। और आधा घंटे बाद चाय छानते हुए मैं इनसे कह रही थी, पुनीत का रिजल्ट आया है आज, 81% मार्क्स हैं। और रैंक तो खैर 3rd आया है, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मार्क्स तो देखिए ना कितने शानदार हैं। अपने तो 55% से आगे कभी बढ़े ही नहीं। बाद में स्वयं मुझे ही आश्चर्य हुआ, कितने सहज भाव से कह गई थी मैं यह बात। जैसे जरा जरा सी बात पर मिनमिनाने वाली मैं कोई और ही थी। बहुत छोटा सा संसार था मेरा, घर, पति, बच्चे, नौकर। इनके परे मैं कुछ सोच ही नहीं पाती थी और इनसे संबंधित छोटी सी समस्या मुझे बड़ी सी लगती थी और मुझे बेचैन कर डालती थी। अब मिसेज आचार्य का सहारा लेना बहुत अच्छा लगता था। आपने सुना मिसेज आचार्य, रेल का किराया कितना बढ़ गया है? अब तो माँ से मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, मैं रुआसी आवाज़ में कहती। माँ के यहाँ तो आप वैसे भी साल में एक आध बार जाती हैं। इस बात पर भी तो गौर कीजिए कि किराया बढ़ जाएगा तो मेहमान भी कम आएंगे। और मैं उस बात को उस ढंग से सोचने पर मजबूर हो जाती। मुझे बहुत डर लगता है मिसेज आचार्य, कहीं इस बार भी लड़की ना हो जाए, मैं आशंका प्रकट करती। होने दीजिए ना, आप इतना घबराती क्यों हैं? लेकिन महंगाई देखिए दिन पर दिन कैसी बढ़ रही है। पूनम की शादी के लिए ही कुछ बचा पाएंगे कि नहीं, इसमें शक है। आप भी ऐसी बातें करती हैं। इन बच्चों के समय तक देखिए शादियां एकदम सिंपल होने लगेंगी, और फिर लड़कियों से जो रौनक होती है घर में, वह लड़कों से कहाँ होती है। हाँ, यह तो आप ठीक कहती हैं, मैं चुपचाप स्वीकार कर लेती। कभी बाजार से डालडा गायब हो जाता, कभी डेयरी से सिर्फ टोंड दूध ही मिलता, कभी गेहूं में कीड़ा लगने का डर हो जाता। हर बार मैं परेशान हो जाती, पर मिसेज आचार्य मेरी सारी समस्याओं को चुटकियों में हल कर देती। आत्म केंद्रित होने की भी सीमा होती है, और मैंने शायद उस सीमा को पार कर लिया था, क्योंकि लगातार 1 हफ्ते तक जब मिसेज आचार्य नहीं आई, तब भी सिर्फ चिंता बनी रही कि बच्चों के टर्मिनल सिर पर हैं, कहीं फेल ना हो जाएं। यह कभी सोचा ही नहीं कि उनकी अपनी भी समस्या हो सकती है कोई। नहीं तो इतनी रेगुलर रहने वाली वह इतने दिन तक घर ना बैठती। साहब बहादुर भी एक दिन बोले, दिन भर भुनभुनाती रहती हो, किसी दिन हरिराम को घर भेजकर पता ही करवा लेती। घर का पता यहाँ किसके पास है? मैंने मुंह फुलाकर कहा। मेरे पास है। आज गाड़ी नहीं ले जाऊंगा, तुम शाम को खुद ही उनके यहाँ चली जाना। मैं खुद? अरे वाह, सच कह रहा हूँ कुमुद। दरअसल वह बड़ी विचित्र परिस्थिति में फंस गई हैं। उनकी बड़ी बेटी किसी के साथ भाग गई हैं। शायद हम उनकी कुछ मदद कर सकें, कम से कम पूछ तो लें ही। आपको कैसे पता चला? कल दफ्तर में बात हो रही थी। वैसे 4-5 रोज पहले पेपर में भी पढ़ा था, पर तब यह पता नहीं था कि यह वीना आचार्य उन्हीं की लड़की हैं। मैं चुप ही रही, क्योंकि मैं पेपर सिर्फ सिनेमा के विज्ञापनों के लिए ही देखती हूँ।
हाँ, पहले से पता होता तो इस खबर को ज़रूर पढ़ती। वहाँ जाने की मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं थी, पर इनके आगे मेरी एक न चली। पूरे रास्ते मेरा मन धक धक करता रहा कि वहाँ जाकर आखिर कहूँगी क्या। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के यहाँ मातम पुरसी पर जा रही हूँ। यह प्रसंग तो उससे भी कठिन था। कहीं वह यह न समझ लें कि मैं तमाशा देखने आ गई हूँ। पता एकदम ठीक था। घर ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन गाड़ी के रुकते ही आसपास की खिड़कियों में इतनी सारी आंखें टंग गई थीं कि मैं नर्वस हो उठी। बंद दरवाजे पर धीरे से दस्तक देते हुए मैंने मोहन से कहा, तुम गाड़ी उधर कहीं चौड़े में पार्क कर लेना, यहाँ तो सारा रास्ता ही घिर गया है। अरे आप हैं? दरवाज़ा खोलते ही मिसेज आचार्य ने पूछा और वह मुझे हाथ पकड़कर भीतर ले गई। शायद बहुत देर तक बाहर खड़े रहना उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। भीतर जाते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और एक अंधेरा सा कमरे में भर गया। किसी तरह मिसेज आचार्य के पीछे पीछे चलती हुई मैं दूसरे कमरे में पहुंची, जो शायद रसोई घर था। दीवार से टेक लगाए पटरे पर बैठी एक 10-12 साल की लड़की चंदा मामा पढ़ रही थी। मीनू उठो तो, उन्होंने कहा और पटरा मेरे आगे बिछाते हुए कहा, बैठिए ना। मीनू, बाहर के कमरे से खरखराती आवाज़ आई। क्या है? बेजारी से मीनू ने कहा। कौन आया है? मम्मा की सहेली हैं। मोटर में कौन आया है? कहा तो मम्मा की सहेली हैं, मीनू ने कहा और धीरे से बीच वाला दरवाज़ा उठका दिया। आवाज़ अब भी आ रही थी, पर अर्थबोध नहीं हो रहा था। मीनू चाय बना झटपट, मिसेज आचार्य ने कहा। दरवाज़ा बंद होते ही उनके चेहरे का तनाव कम हो गया था। चाय वाय रहने दीजिए, दरअसल मैं देखने आई थी, कहीं आप बीमार तो नहीं। मैं सफाई से झूठ बोल गई, पर इतना कहते कहते भी मुझे पसीना छूट गया। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। वे कप प्लेटें निकालती रहीं, मीनू को अच्छी चाय बनाने के निर्देश देती रहीं, उसे स्टोव जलाने में मदद करती रहीं। हाथ धोकर जब वह मेरे पास आकर बैठी तो उन्होंने कोई दूसरा ही विषय छेड़ दिया था। मुझे उस वार्तालाप में जरा भी मज़ा नहीं आ रहा था, उल्टे कोफ्त हो रही थी। इन पर तो इतना गुस्सा आ रहा था, बस भेज दिया संवेदना प्रकट करने के लिए। अरे यहाँ किसी को कोई मलाल भी तो हो पहले। मैंने यह अपेक्षा भी नहीं की थी कि वह मेरे गले में बाहें डालकर रो पड़ेंगी, पर इतनी बड़ी बात हो जाने पर आदमी कम से कम उदास तो होता है। यहाँ तो बस मम्मा पापा को दे आऊँ? हमारे सामने 2 कप रखते हुए मीनू ने हौले से पूछा। दे दे, उनकी आवाज़ में हिकारत स्पष्ट थी। पापा उठिए, चाय ले लीजिए। दूसरे कमरे से मीनू की आवाज़ आई। उत्तर मैं नहीं सुन सकी, क्योंकि मिसेज आचार्य ने उठकर धीरे से बीच वाला दरवाज़ा फिर उठका दिया था। बीमार हैं? मैंने धीरे से पूछा। हाँ। कब से? बरसों से। इस अप्रत्याशित जवाब पर मैं चौंक कर रह गई। कमरे में घुसते ही जो एक भपका सा मेरी नाक में घुसा था, उसका रहस्य अब खुला। अब उस घुटन भरे वातावरण में बैठना मेरे लिए असह्य हो गया। किसी तरह चाय पान समाप्त करके मैं उठ खड़ी हुई। चलूँगी मैं अब। घर पर बच्चे घबरा रहे होंगे। हरिराम भी पता नहीं अब तक आया भी कि नहीं। उन्होंने कुछ देर और बैठने का अनुरोध नहीं किया। सुपारी कतरती हुई बोली, चलिए आपको गाड़ी तक छोड़ आऊँ। कौन है? बाहर वाले कमरे में पैर रखते ही प्रश्न हुआ। मैं हूँ, बहन जी को सड़क तक छोड़ने जा रही हूँ, उन्होंने जवाब दिया और मुझे लेकर सड़क पर आ गई। मीनू हम लोगों के पीछे दरवाजे तक आई थी। मम्मा जल्दी आना, उसने कातर स्वर में कहा। मीनू, उसी कर्कश स्वर में अंदर से बुलाहट हुई। मेरी स्नफ की डिबिया कहाँ है? मिसेज आचार्य, कुछ दूर तक चलने के बाद मैंने कहा। आपके मिस्टर की आईसाइट क्या बहुत ख़राब है? बहुत ज़्यादा। क्या शुरू से ही है या? शुरू से तो नहीं थी, भाग्य की यह मेहरबानी तो इन लड़कियों के जन्म के बाद हुई है। कोई एक्सीडेंट हुआ था? हाँ,
एक्सीडेंट ही समझिए। आनंद केमिकल्स में अच्छी नौकरी थी। एक दिन लेबोरेटरी में पता नहीं कैसा विस्फोट हो गया, 4-5 लोग घायल हो गए। इनकी तो आंखें ही जाती रहीं। कंपनी ने मुआवजा तो दिया होगा, दिया था ना, उसी के सहारे तो ट्रेनिंग की, उसी की कृपा से तो यह 2 कमरों का घर बच रहा, नहीं तो इसे भी बेचना पड़ता। आपके हस्बैंड अब कुछ नहीं करते? करते हैं, मेरी चौकीदारी करते हैं। नहीं, मेरा मतलब था आजकल काफ़ी व्यवसाय चल पड़े हैं, मैंने बिना वजह सकुचाते हुए कहा। मैं समझ गई आपका मतलब, लेकिन बहन जी काम तो करने वाले के लिए होते हैं, और कुछ नहीं तो घर बैठे ट्यूशन ही कर सकते थे। MSc पास हैं, पर आंखें गई तो नौकरी छूट गई, नौकरी छूट गई तो दिल टूट गया। अपने पास तो दिल है ही नहीं, टूटने का सवाल ही नहीं उठता। 11 साल से इस गृहस्थी की गाड़ी खींच रही हूँ मैं। सीता का वनवास तो 14 साल में पूरा हो गया था, मुझे कितने दिन भुगतना है ईश्वर ही जानता है। छी, कैसी बातें कर रही हैं आप, मैंने सांत्वना के स्वर में कहा। ठीक ही तो कह रही हूँ बहन जी, यह वनवास नहीं तो क्या है। आप नहीं जानती आदमियों के इस जंगल में लड़कियों को लेकर रहना कितना कठिन है। वह चलते चलते एकदम रुक गई। वैसे सुना तो होगा आपने, शहजादे सलीम अनारकली को लेकर भाग गए हैं। जी, वह तो सुना था। दरअसल मैं इसलिए आई थी, हम लोगों की ओर से कुछ मदद हो सके तो। मैं बोलते समय इतना हकला रही थी जैसे मेरी अपनी लड़की ही किसी के साथ चली गई हो। मदद का तो अब कोई प्रश्न ही नहीं है। उनकी शादी हुए 5 रोज हो चुके हैं। अब तो यही मनाना है कि जहाँ रहें, जैसे रहें, खुश रहें। कुछ देर तक हम लोग खामोशी में चलते रहें। मैंने अनुभव किया मेरी बगल में चलने वाली यह औरत कितनी अकेली है। तभी तो इतनी दिलेरी से सारे आघात सह जाती है और चेहरे पर शिकन तक नहीं लाती, क्योंकि अगर रोना भी चाहे तो एक कंधे की ज़रूरत होगी जिस पर सिर रखा जा सके। अब आपने क्या सोचा है? गाड़ी में बैठते हुए मैंने औपचारिकता बस पूछ लिया। सोचना क्या है, पूजनीय मातेश्वरी को लिख भेजा है कि कुछ दिन यहाँ आकर रहो। मीनू अकेली घर में रहना नहीं चाहती, और मैं कितने दिन घर बैठ सकती हूँ। फिर गाड़ी का फाटक धीरे से बंद करते हुए बोली, वैसे माँ आ भी गई तो कितने दिन रहेंगी? यही देखना है। घर का वातावरण ही ऐसा है कि भागने की सुविधा होती तो मैं भी कब की भाग जाती। लड़कियों को क्या दोष दूँ? यह तो गनीमत है कि लड़का ड्राइंग मास्टर है। दूध वाले के साथ ही चली जाती तो मैं क्या कर लेती। मोहन चलो भाई, मैंने कहा और निढाल होकर सीट पर सिर टेक दिया। तो ये आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी आनंदी, रेनू की आवाज़ में। ऐसी अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।